हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कार्या ग्लो। आपको याद होगा पिछली क्लास में पिछली बार जब हम लोगों ने अपना ये दो रैंडम टॉपिक्स जब किए थे तो मैंने बात की थी किस बारे में। एक तो नॉन डिस्कर्सिव के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाके देखना चाहिए। हमने नॉन डिस्कर्सिव एंड डिस्कर्सिव क्या होता है उस बारे में बात की थी, जिसमें हमने डिस्कर्सिव के बारे में पढ़ा था क्या कि डिस्कर्सिव का मतलब होता है जिसके अंदर रिटन चीज़ें होती हैं, मैसेजेस या कोई भी आइडियाज़ जो है वो रिटन फॉर्म में होते हैं। जबकि नॉन डिस्कर्सिव आपके इमोशंस के ऊपर बेस्ड होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, इमोशंस हो गए, या फिर आपका जेस्चर, पोस्चर, इस सब के ऊपर बेस्ड होता है। एंड इसके अलावा हमने बात की थी किस बारे में, एक हमने बात की थी रिफ्लेक्सेस के बारे में हमने बात की थी। जो बच्चों के रिफ्लेक्सेस होते हैं उस बारे में बात की थी कि एक पामर रिफ्लेक्स होता है जिसमें बच्चों के पाम के पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी पेन आता है, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग आती है तो वो अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेता है एंड पकड़ लेता है उसको बहुत ही टाइटली ग्रिप के साथ। तो ये पामर रिफ्लेक्स है। फिर हमने पढ़ा था किस बारे में कि एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि आप बच्चे के चीक को टच करते हो वो उसी साइड दिखता है, ये रूटिंग रिफ्लेक्स है। फिर हमने एक विड्रॉल रिफ्लेक्स पढ़ा था कि बच्चों के पैरों के पास या हाथों के पास कोई भी ऐसी चीज़ के बच्चा कोई ऐसी चीज़ से एक्सपोज होता है जो कि पेनफुल स्टिमुलस हो, मतलब वो स्टिमुलस, वो प्रेस, जैसे कि मेरे पास अभी ये प्रेस रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अपने क्यूज साथ में लेके चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये प्रेस है तो प्रेस के पास अगर बच्चे का हाथ अगर टच करता है या पैर अगर टच करता है तो हम एकदम से विड्रॉल कर लेते हैं। दिस इज विड्रॉल रिफ्लेक्स, क्योंकि आप इस स्टिमुलस के पास नहीं आना चाहोगे, ठीक है। ये अभी गर्म नहीं है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि अभी आप इस स्टिमुलस के पास कोई भी नहीं आना चाहेगा। और ये अगर लगा हुआ होता है, इसका तार अगर लगा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा प्रेस गर्म है तो सिंपल सी बात है कि आप का जो हाथ है वो यहाँ से विड्रॉल करेगा। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बच्चा यूज़ करता है। और हम भी इवन जैसे तवा अगर कभी हम टच कर लें या स्टोव अगर गरम गरम स्टोव है टच कर ले, कोई कढ़ाई है गरम गरम टच कर ले तो भी हम अपना हाथ विड्रॉल करेंगे। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। तो एक पामर रिफ्लेक्स है, एक रूटिंग रिफ्लेक्स है और एक विड्रॉल रिफ्लेक्स है। और एक और रिफ्लेक्स के बारे में बताया था मैंने आपको, कौन सा रिफ्लेक्स था वो, एक आपका सकिंग रिफ्लेक्स होता है जो बच्चे के पास हमेशा से बचपन से होता है। तो आज हम जो दो रैंडम टॉपिक्स लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परसेप्चुअल मोटर स्किल्स। देखो मोटर स्किल्स किसको नहीं पता, सब जानते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होते हैं। तो अब हम ये अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सबको पता है मोटर स्किल्स क्या होते हैं। मोटर स्किल वो स्किल्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं गत्यात्मक कौशल। क्या कहते हैं इनको हम? परसेप्चुअल, अभी ले लेते हैं इसको, गत्यात्मक कौशल। ये होता है आपका गत्यात्मक कौशल, जिसको आप क्या कहोगे, बहुत ज़्यादा, हाँ, गत्यात्मक कौशल जिसको आप मोटर स्किल्स कहोगे। मोटर स्किल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल होता है जिसमें हम अपने जो छोटे मसल्स है उसको ट्रेन करते हैं, बच्चा उसको ट्रेन करता है, उसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अभी तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो राइटिंग का जो स्किल है वो फाइन मोटर होगा, क्योंकि हमारी इसमें ये दो मसल्स, मतलब दो तो नहीं, ये सारी फिंगर्स मिलकर के कोई चीज़ को राइट करने का काम कर रही है, हमारी छोटी मसल्स काम कर रही हैं। या फिर अगर मान लीजिए ये आईलाइनर है और मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, या फिर मैं अपने आईब्रोज बना रही हूँ, उसको फिल कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये भी फाइन मोटर स्किल्स है। फाइन मोटर स्किल्स में कढ़ाई, बुनाई, नीटिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो वो भी आ जाता है, क्योंकि ये सब फाइन मोटर स्किल्स है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन चीज़, जैसे लिखना हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। जब बच्चे की इन चीज़ों को ट्रेन किया जाता है तो उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। एंड ग्रॉस का मतलब है जब बच्चे के पूरे हाथ को या पैरों को एक साथ ट्रेन किया जाता है, जैसे कि आप अपने पूरे रिस्ट को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, आप पंच कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में पूरा हाथ आपका यूज़ होता है, आप पूरा ऐसे पानी को आपको हटाना होता है तब जाके आप स्विम कर पाओगे। और आपके पैरों का भी मूवमेंट चाहिए भागने के लिए, दौड़ने के लिए, मतलब भागना, दौड़ना, ठीक है। और आपका स्किपिंग रोप हो गया, रोप जब आप स्किपिंग करते हैं, हाँ, स्किपिंग जब आप करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करके आप हम स्किपिंग करते हैं ना,
तो उसके लिए भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारी लगती हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ मोटर स्किल्स की, तो हम सबको पता है कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं। मोटर का मतलब है जो हमारे हाथ पैर जो चलते रहते हैं, जो हम इतनी सारी गतिविधि करते रहते हैं, इसलिए इसको गत्यात्मक कौशल कहते हैं, वो मोटर स्किल्स है। जिसमें फाइन आती हैं, फाइन मोटर स्किल्स आती हैं आपके हाथों का, आपका हाथों का कितना प्रिसीशन है, कितने स्किल्ड हो आप। जैसे आपने वो 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें वो एक बोर्ड पे, मतलब बोर्ड होते हैं और एक हाथ से इस पे लिखते हैं, एक हाथ से फाइन मोटर स्किल्स काम कर रहे हैं और साथ में दिमाग काम कर रहा है। पर यहाँ पे परसेप्चुअल वर्ड जुड़ चुका है। अब ये सिंपल मोटर स्किल नहीं है जिसमें आप फाइन और आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करेंगे। ये न्यू टर्म है, ये एक नया वर्ड है जो आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं परसेप्चुअल मोटर स्किल्स। एंड परसेप्चुअल का मतलब होता है जिसमें आप देखने के सेंस को, सुनने की सेंस को, और टैक्टाइल जिसको हम टेस्टेड मटेरियल, या जिसको हम जो आप टच कर सकते हैं टैंजिबल मटेरियल, जब हम उन सभी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और तब हम कोई मोटर गतिविधि या मोटर स्किल कर रहे हो, तो उसको परसेप्चुअल मोटर स्किल्स कहते हैं। परसेप्चुअल का मतलब होता है हमने जो परसीव किया है एनवायरनमेंट से, परसेप्चुअल। ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब यहाँ पर होता है आपकी सेंसेस से। किससे होता है? आपकी सेंसेस से होता है। और आपके पास कई सारी सेंसेस हैं, हमारे पास ऑडिटरी सेंसेस है, सुनने की सेंसेस है हमारे पास, ठीक है, टेस्ट करने की सेंसेस है हमारे पास, ऑडिटरी हो गया। उसके बाद विजुअल, एक आपका विजुअल सेंस है आपके पास, एक आपका टेस्ट सेंस होता है जिसको हम टैक्टाइल सेंस भी कहते हैं, कि आप टच करके चीज़ों को समझते हो। जैसे कि आप कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, वो आपकी स्किन पे टच होता है तब पता चलता है आपको, उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो कहने का मतलब है जब हम अपने मोटर स्किल्स और अपने मोटर स्किल्स के अंदर जब हम कुछ और अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? परसेप्चुअल मोटर स्किल्स। यानी कि मोटर स्किल्स इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ अन्य सेंसेस भी इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि विजुअल, देखने की सेंस, ऑडिटरी, सुनने की सेंस, और टच की सेंस, यानी कि टेक्टाइल, कोई चीज़ को टच करके समझने की सेंस जब आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका परसेप्चुअल मोटर स्किल्स होगा। यानी कि मोटर स्किल्स यूज़ करते करते आप अपनी सेंसेस को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तब कोई काम कर रहे हो। जैसे आप देख करके कोई चीज़ एक्ट कर रहे हो, भाग रहे हो, तो मोटर स्किल्स तो हैं, पर आप अपना दिमाग भी चला रहे हो, आप परसीव भी कर रहे हो, आप सेंस भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। जैसे कि होता है ना कि सुनने की, जहाँ से आवाज़ आई है उस दिशा में दौड़ना, तो विजुअल, तो ऑडिटरी प्लस आपका मोटर स्किल कोई काम कर रहा है भागने का, तो परसेप्चुअल मोटर स्किल्स। तो वो मोटर स्किल्स जिसमें आपकी जो आपके सेंसेस है वो भी काम कर रहे हैं, उसको परसेप्चुअल मोटर स्किल्स कहते हैं। बहुत आसान सी चीज़ थी ये। सो सिर्फ मोटर स्किल्स आपका ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स होगा, जिसके फाइन मतलब आप छोटी छोटी मसल आपकी वर्क कर रही हैं, ग्रॉस मतलब बड़ी बड़ी मसल वर्क कर रही हैं, तो ये मोटर स्किल्स है। बट परसेप्चुअल का मतलब है कि आपके विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, सेंसरी एबिलिटीज़ आपकी काम कर रही हैं। फिर आता है कुछ ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट, ये भी एक रैंडम टॉपिक है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो न्यू एमर्जिंग सब्जेक्ट हैं, जो नए नए एमर्ज हुए हैं, जैसे कि मतलब बहुत टाइम से चल रहे हैं बट आज इनका चलन ज़्यादा है। लेकिन ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट केवल 2 ही हम समझते हैं। पहला होता है एक साइंस और दूसरा होता है मैथ्स। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो पीआरटी हो, DSSS पीआरटी हो, KVS का एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो आप दे रहे हैं, उसके अंदर अगर ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बच्चों को इंडल्ज करना चाहिए, ऐसा अगर आ जाए तो उसके लिए सख्त मनाही है। वो टॉपिक, वो जो ऑप्शन है वो गलत है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है, और ऐसा भी कहा जा सकता है इनमें से कौन सा सही है। तो अगर इनमें से कौन सा सही है पूछा है तो इसको छोड़ के कोई और दूसरा होगा, और अगर ये पूछा कि कौन सा गलत है तो ये गलत होगा। क्योंकि ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट का मतलब है कि बच्चों को साइंस और मैथ्स ही पढ़ाओ केवल। क्यों, बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए? बाकी मैप वर्क होता है ज्योग्राफी में, आप अपने कंट्री को आप एज अ सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो सिविक्स पढ़ के, तो मतलब वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ज्योग्राफी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को तो आपके साइंस एंड मैथ्स हैं ही। तो जहाँ पर भी आ जाए कि बच्चों को ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो आंसर कभी नहीं देके जाएगा आपको। मतलब अगर गलत होगा तो दे जाएगा, बट वैसे नहीं देके जाएगा, क्योंकि यानी कि इसका मतलब होता है कि केवल साइंस और मैथ्स पढ़ो। यानी कि कोई भी दोनों लैंग्वेज गई, मतलब उनको भी हटा दिया आपने, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, वो हटा दिया। सिविक्स आपने हटा दिया, ईवीएस आपने हटा दिया, कि मतलब इनका कोई महत्व ही नहीं है। तो ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट मतलब साइंस एंड मैथ्स। जबकि आजकल ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट के बजाय और भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और होम साइंस है। ऐसे बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सिर्फ केवल मैथ्स एंड साइंस पे फोकस करना, बच्चे को केवल इसी पे फोकस करवाना, ये कोई
तरीका नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत भी हो सकता है। तो मैं बस ये बता रही थी कि ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट वो एकेडमिक सब्जेक्ट हैं जो ट्रेडिशनली बहुत समय से चले आ रहे हैं। फिर आ जाओ, एक नया टॉपिक है हमारे पास, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी आर देयर। देखो ये सिंपल पीआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशल डाइवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, कि सोशल डाइवर्सिटी कितने लेवल्स होते हैं, तो 5 लेवल्स होते हैं सोशल डाइवर्सिटी के। ठीक है, तो सोशल डाइवर्सिटी के 5 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला लेवल है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, एंड इंडिविजुअल डाइवर्सिटी इज अ काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में कितने प्रकार के डिफरेंट हैं, हम कितने प्रकार से डिफरेंट हैं, हमारी सोशल डाइवर्सिटी में कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं या डाइवर्सिटी है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पर भी अलग हैं, जैसे हम लोग का खान पान बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, हम लोग का अटायर जो हमारी परिधान है जिसको हम क्लोथ कहते हैं वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट। और इंडिविजुअल डाइवर्सिटी का मतलब, खैर ये जो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ये आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में होगा। हम अपने रीजन के वजह से भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कोई रीजन में हम कुछ खा रहे हैं, कोई रीजन में हम कुछ कपड़े पहन रहे हैं। बट इंडिविजुअल डाइवर्सिटी का मतलब ये होगा कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंसान से हम कैसे डिफरेंट है। तो कैसे हो सकते हैं? अपने एटीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं, एप्टीट्यूड मतलब हमें कितना आता है, कितना हमारा IQ इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे बिलीव्स में हम डिफरेंट हो सकते हैं, उसका कोई और बिलीफ होगा किसी और चीज़ को लेकर के, उसका ज़्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा किसी और चीज़ के ऊपर अलग होगा। तो ये इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल में सब कुछ आ जाता है कि आप कितने, आपका हाइट कितना है, छोटा है, बड़ा है, आप दिखने में कैसे हो, आपका रंग कैसा है, आपका नेम क्या है, ये सारी इंडिविजुअल डाइवर्सिटी है कि आप दूसरे से कैसे डिफरेंट हो, आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी कैसा है, वो सब कुछ इंडिविजुअल डाइवर्सिटी में आता है। रीजनल डाइवर्सिटी आपके रीजन के ऊपर फोकस करती है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हैं, उसमें आप लोग कैसे डिफरेंट है। एक रीजन दूसरे रीजन से हमेशा डिफरेंट होता है, इसीलिए इंडिया में रीजनलिज्म की भी कभी कभी लड़ाई चली है, कभी कभी एक रीजन को फ्री कराने के लिए भी लड़ाई चली है, राइट। जैसे कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आंध्र प्रदेश से मद्रास को फ्री करवाने के लिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पर उसको अलग करवाने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे पोटी श्री रामलू, जिनके बारे में हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने 56 डेज का फास्ट रखा था जस्ट कि ये वाला जो आंध्र प्रदेश से हम मद्रास को अलग करा सकें। ठीक है, तो इसलिए ये एक तो रीजनल डाइवर्सिटी हो गई। फिर आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो पूरा भारत है ना वो लैंग्वेज के बेसिस पर बटा है। देखो, पाकिस्तान और हम अगर डिवाइड हुए हैं वो हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी है क्योंकि हमारा रिलीजन का रहा है। तो मुस्लिम रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन था, तो वो मतलब इस्लाम का धर्म जो था वो उसके बेसिस पर हम डिवाइड हुए हैं एज अ कंट्री, कि भारत अलग बन गया और जो मुस्लिम देश है पाकिस्तान वो एक अलग बन गया, तो वो रिलीजियस डाइवर्सिटी है। बट हम जो भारत में हमारा डिवीजन हुआ है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो पंजाबी स्पीकर होंगे वो पंजाब में हैं, और जो राजस्थानी स्पीकर्स हैं, गुजराती स्पीकर्स हैं, वो इन एरियाज़ में बटे हुए हैं। इसलिए जब भी आप कॉल करते हैं किसी को और वो गुजरात में है, तो वो अलग तरीके से जो कॉल पर भी जो ऑटोमेटिक होता है कि अभी ये व्यस्त हैं, वो भी डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, क्योंकि वो आप एक जगह को क्रॉस करेंगे, रीजनल बॉर्डर, रीजन का बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। फिर आता है कास्ट एंड ट्राइब डाइवर्सिटी। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि हमारा 4 वर्ण सिस्टम थे, हमारा पूरा वर्णा सिस्टम है, उसमें 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्याज हैं, शूद्रज हैं। तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने बाकी बहुत सारे ऐसे ट्राइब के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको भी इन वर्ण में आना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए वर्ण में तो 4 ही वर्ण हैं, इसके अंदर कोई जगह नहीं है, आपको जितनी जाति बनानी है आप वो बना सकते हैं। तो कास्ट में भी हम लोग बटे हुए हैं और ट्राइब की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जो डिफरेंट तरीके से रहते हैं, उनका खान पान, उनका सब कुछ, उनका क्या बोलते हैं, उनके गाने, फोक जो संगीत होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। तो मतलब कास्ट एंड ट्राइब इन सभी में हमारी डाइवर्सिटी है। तो अगर पूछा जाए कि सोशल डाइवर्सिटी कितने प्रकार की है, कितने उसमें बटी हुई है, तो 5 लेवल पे बटी हुई है। पहला इंडिविजुअल डाइवर्सिटी कि हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, हमारी पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकती है, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, किसी चीज़ को लेकर के नज़रिया भी बहुत डिफरेंट हो सकता है, हमारी पर्सनालिटी भी बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल डाइवर्सिटी होगी। फिर रीजनल डाइवर्सिटी, रीजन के बेसिस पे, हम कहीं और रीजन पे रहते हैं, आप कहीं और रीजन पे रहते होंगे, तो उस तरीके से एक रीजनल की डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक मतलब
मतलब लैंग्वेज की भी एक डाइवर्सिटी है हमारे बीच में कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे, बाकी लोग कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे। फिर एक रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है कि सब अलग अलग रिलीजन के भी हो सकते हैं। फिर एक आता है कास्ट की डाइवर्सिटी। तो ये 5 ही में बटे हुए हैं, इससे ज़्यादा आप 6 पे टिक नहीं कर सकते, 3 पे टिक नहीं कर सकते। इसका आंसर केवल 5 है कि 5 तरह की सोशल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे रहती है। तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट आपके साइंस एंड मैथ्स हैं। परसेप्शुअल मोटर स्किल्स में केवल मोटर स्किल्स की बात करोगे तो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मतलब जिसमें हमारी छोटी मसल्स काम करती हैं, एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी बड़ी मसल काम करती हैं। एंड जो परसेप्शुअल वर्ड लग जाता है यानी कि सेंसेस प्लस मोटर स्किल्स इज इक्वल्स टू परसेप्शुअल मोटर स्किल्स, जिसमें आपका विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, टेक्सटाइल या टेक्टाइल जो भी आपका सेंसरी एबिलिटीज़ है वो काम करता है। तो ये हमारे कुछ रैंडम टॉपिक्स थे जो हमने आज देखे। 3 रैंडम टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीटेट में भी आ सकते हैं, एज अ ऑप्शंस में आ सकते हैं, ठीक है, एज अ ऑप्शन में आ सकते हैं। ये सीटेट में एज अ ऑप्शन आ सकते हैं। पीआरटी में सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आपका एक एग्जाम भी आने वाला है जो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है। वो भी इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा। टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।